नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हर परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, रीट हो, आरएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड क्लासेस ही क्यों ना हो, सब में संविधान की विशेषताओं से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम समझे इससे पहले हमें संविधान जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और संविधान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, संविधान शब्द का तात्पर्य, संविधान शब्द का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो सरकार की संगठन और कार्य प्रणाली के साथ साथ सरकार और आम नागरिकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करते हैं। क्या कहा कि संविधान शब्द का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है, यानी संविधान एक क्या है, सिद्धांतों का संग्रह जो सरकार के संगठन और कार्य प्रणाली, इनको तो बताएंगे, साथ में सरकार और जो आम नागरिक होंगे के बीच अधिकार और कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करता है। कौन? संविधान। संविधान को देश का मौलिक कानून, संविधान को देश का मौलिक कानून यानी फंडामेंटल लॉ एंड देश का सर्वोच्च कानून सुप्रीम लॉ, फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ यानी देश का मौलिक कानून और देश का सर्वोच्च कानून, देश का बुनियादी कानून, देश का बुनियादी कानून, सरकार का लेख पत्र यानी साधन, देश के नियम, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना और देश के मूल नियमों के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान को किस रूप में वर्णित किया गया? देश के मौलिक कानून के रूप में, देश के सर्वोच्च कानून, देश का बुनियादी कानून, सरकार का लेख पत्र या साधन, देश के नियम, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना और देश के मूल नियम के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? संविधान को। संविधान का वर्गीकरण करते हैं हम। एक संविधान का प्रकार है जिसको हम बोलते हैं विकसित। संविधान का प्रकार एक क्या है? विकसित संविधान। तो विकसित संविधान कौन से होते हैं? ऐसे संविधान जो कर्मिक विकास का परिणाम होते हैं। किसका? कर्मिक विकास का परिणाम होते हैं। सम्मेलनों, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान, जो ब्रिटिश संविधान है वो समय समय पर विकास हुआ, जिस सम्मेलनों में, प्रथाओं में और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान किए गए, उसी से होकर आज ब्रिटेन का संविधान बना। तो ये कैसा संविधान है? विकसित संविधान है, उसका कर्मिक विकास हुआ है, यानी कर्मिक विकास का क्या है? वो परिणाम है। एक अधिनियमित संविधान। कैसा संविधान? अधिनियमित संविधान। संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। क्या कहा कि अधिनियमित संविधान संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान होता है इसका। कौन से संविधान का? अधिनियमित संविधान का। जैसे अमेरिका का संविधान हो गया और भारतीय संविधान हो गया। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? अधिनियमित संविधान। देखो, एक जो संविधान है वो कई प्रकार के संविधानों का के गुण हो सकते हैं। जैसे भारत का संविधान अधिनियमित भी है, लिखित भी है, ठीक है ना, कठोर भी है, लचीला भी है। तो कई सारे मिश्रण भी हो सकते हैं, एक संविधान की कई सारी विशेषताएं भी हो सकती है। देखो, लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित संविधान। लिखित संविधान, ठीक है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो लिखित संविधान, किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श से तैयार किए जाते हैं, विचार विमर्श से तैयार किए जाते हैं
उसको बोलते हैं लिखित संविधान। क्या कहा? किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श द्वारा तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान है, कनाडा का संविधान है, जापान का है, भारत का संविधान है और फ्रांस का संविधान है। अलिखित संविधान की हम बात करें तो सम्मेलनों, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले प्रावधान, उनको बोलते हैं हम अलिखित संविधान। उदाहरण के लिए यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, न्यूजीलैंड का और इजराइल का संविधान। ये कैसे संविधान है? अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान के उदाहरण यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इजराइल है। लिखित के अमेरिका, कनाडा, जापान, भारत और फ्रांस है। एक संविधान का प्रकार है संघीय संविधान। कैसा संविधान है? संघीय संविधान। संघीय संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। संघीय संविधान क्या करता है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। किसकी आज्ञा देगा? स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण के लिए यूएसए का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा, रूस और ब्राजील का संविधान। क्या कहा? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता ही है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण के लिए यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस और ब्राजील। एकात्म संविधान राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है। क्या करता है? संकेंद्रण करता है। क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं। उदाहरण के लिए यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे। क्या कहा इसमें? राष्ट्रीय सरकार में ही शक्ति का संकेंद्रण होता है, क्षेत्रीय सरकारें इसके अधीन होती हैं। किसमें? एकात्म संविधान में। यूके का संविधान ऐसा है, फ्रांस का है, जापान का है, चीन का है, इटली का और नॉर्वे का है। एक है प्रक्रियात्मक संविधान। कैसा संविधान है? प्रक्रियात्मक संविधान कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है। प्रक्रियात्मक संविधान क्या करता है? कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। वो संविधान कौन सा होगा? प्रक्रियात्मक संविधान। क्या करेगा? कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून की सीमाएं निर्धारित करता है। कौन सा संविधान? प्रक्रियात्मक संविधान। निर्देशात्मक संविधान की बात करें, अगला संविधान कौन सा है? निर्देशात्मक संविधान सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। क्या करता है? जो सामाजिक लक्ष्य तय किए गए हैं उन पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। ये जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी वर्ग जो होता है, यानी ब्यूरोक्रेसी होती है, उसका मार्गदर्शन करने वाला जो संविधान होता है वो निर्देशात्मक संविधान होता है। एक है कठोर संविधान। कैसा संविधान? कठोर संविधान। संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और यह संवैधानिक कानून को सामान्य कानून से अलग करती है। क्या करेगी? संवैधानिक कानून को सामान्य कानून से अलग करती है। उदाहरण के लिए यूएसए का संविधान कठोर संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कठोर संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान है। फिर बात करें लचीले संविधान की। लचीला संविधान सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित होता है। ये वह संविधान जिसमें प्रावधान सामान्य कानूनों की तरह संशोधित हो जाए, लचीला संविधान होता है। जिसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, इसे लचीला संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए यूके का, न्यूजीलैंड का जो संविधान है वो लचीले संविधान है, लेकिन ध्यान रखना भारत का जो संविधान है वह कठोर भी है और लचीला भी है। कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है, यानी भारत मिश्रण है। भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का क्या है? मिश्रण। ये विशेषताएं भी हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो भारतीय संविधान की विशेषताएं।
सबसे लंबा और लिखित संविधान, जब हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर लिया था, उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और साथ ही इसमें क्या थी? एक प्रस्तावना। क्या थी? एक प्रस्तावना। ठीक। इस हिसाब से भारत उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। और ये इसी वजह से हुआ कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला और विशाल क्षेत्रों वाला देश था, जिसके कारण भारत का संविधान लंबा भी हुआ और लिखित तो था ही था। ठीक है। वर्तमान में बात करें तो भारत के संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में एक उद्देशिका थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। विशाल आकार के लिए उत्तरदायी आधारभूत कारक, यानी हमारे संविधान का विशाल आकार क्यों हुआ, उसके लिए जो उत्तरदायी आधारभूत कारक थे वो कौन से थे? देश की विशालता, इसकी विविधता, ऐतिहासिक कारक भी जिम्मेदार थे इसके लिए। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक संविधान बनाया गया था। संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का वर्चस्व था, इसीलिए सबसे बड़ा और लिखित संविधान बना। वर्तमान में इसमें एक उद्देशिका है और लगभग 470 भी कहीं जगह मिलता है और कई जगह पर 448 मिलता है, तो हम 448 को लेकर चलते हैं। अधिकांश जगह पर यह 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और ये 448 अनुच्छेद कितने भागों में है? 25 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? 25 भागों में विभाजित है। विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है कि हमारे संविधान में विभिन्न स्रोतों से लिए गए संविधान है, प्रावधान है। जैसे हमने जो अलग अलग देश है उनकी जो देश की विशेषताएं थी उनका हमने भारतीयकरण किया और अपने संविधान का हिस्सा बनाया। अभी देखते हैं पूरी लिस्ट। भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। देखो, इधर स्रोत है और इधर विशेषताएं जो हमने ली है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अपने देश संविधान में क्या क्या जोड़ा? संघीय योजना को हमने, संघीय जो योजना थी वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। राज्यपाल का पद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। न्यायपालिका का प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये सब हमने लिए किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर है दूसरे नंबर ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय सरकार का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। कानून का शासन का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता, ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। कैबिनेट प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ली। संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने ब्रिटेन से लिए। द्विसदनात्मकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। विशेषाधिकार रिटे, ये भी हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने? संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मकता और विशेषाधिकार रिटे, ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। आगे चले अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तीसरा स्रोत अमेरिका का संविधान। इसे हमने मूल अधिकार लिए। क्या लिए? मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया। उच्चतम न्यायालय अमेरिका के संविधान से लिया। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिए थे। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि वो हमने कहां से ली? आयरलैंड से।
और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। ठीक है, कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने क्या लिया? कनाडा से हमने लिया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, ये बात प्रावधान भी हमने कहां से लिया? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कहां से लिया? कनाडा से। तो राज्यपाल का पद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, लेकिन कि नियुक्ति कैसे होगी ये हम कहां से ली? कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो भी हमने कहां से लिया था? कनाडा से। कहां से ली? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से हम क्या लेते हैं? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये हम कहां से लेते हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। कौन सा संविधान था? वाइमर संविधान। ठीक है, वहां से हम क्या लेते हैं? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है वो हम प्रावधान हमने कहां से लिया? जर्मनी से। सोवियत संघ की संविधान से हम क्या लेते हैं? मूल कर्तव्य, उद्देशिका में न्याय, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान हमने कहां से लिया? सोवियत संघ से। फ्रांस से हम क्या लेते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हम कहां से लेते हैं? फ्रांस से। कहां से लिए? फ्रांस से। फ्रांस के लिए हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये हमने कहां से लिए? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। जापान से हमने क्या ली? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने कहां से ली? जापान से। कहां से ली? जापान से। चलिए आगे चलते हम अब हमारे संविधान की अगली विशेषता की ओर। एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है? एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। हमारा संविधान संघीय है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लक्षण है जो एकात्म संविधान बनाते हैं भारत के संविधान को। देखो, संविधान में कहीं भी संघ यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत के लिए फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है। किसका है? यूनियन का। किसका है? यूनियन। फेडरेशन में जो स्टेट होते हैं वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं ना, सेपरेट यानी अलग हो सकते हैं का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द यानी फेडरेशन शब्द का यूज प्रयोग नहीं किया गया। भारत के लिए किसका है? यूनियन का। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है इंडिया को। लेकिन भारत के जो राज्य हैं इनको संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब देखो हमारे संविधान में संघीय विशेषताएं कौन कौन सी है? 2 स्तर की सरकारें हैं, 2 सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। लिखित संविधान है हमारा। द्विसदनात्मक संसद है हमारी। संविधान की सर्वोच्चता है
यानी संविधान की सर्वोच्च पारिता, ये सब हमारे संविधान को क्या बनाते हैं, एक संघीय संविधान बनाते हैं। तो ये हमारे संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। देखो हमारे संविधान में एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है? एकात्मक विशेषताएं ऐसी विशेषताएं जो हमारे संविधान को एकात्मक संविधान बताती है। मजबूत केंद्र है, एकल संविधान, यानी एक पूरे देश के लिए एक संविधान है, यहां पर राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकीकृत न्यायपालिका हमारे यहां पर है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आपातकालीन प्रावधान पूरे देश में एक समान है। ये विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को एकात्मक संविधान बनाती है। अगली विशेषता है हमारे संविधान की कठोरता और लचीलापन। भारतीय संविधान न तो कठोर है किसकी तरह, अमेरिका की तरह, और न ही लचीला है किसकी तरह, ब्रिटेन की तरह, बल्कि दोनों का मिश्रण है। यानी भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन दोनों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। यानी भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे जिनमें सामान्य तरीके से संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ अनुच्छेद या कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना हो तो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो इस तरह भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगली विशेषता है हमारे संविधान की संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन की तुलना में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसको अपनाया है, को प्राथमिकता दी है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। यानी भारत में कैसी संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को प्राथमिकता दी, यानी वेस्टमिंस्टर प्रणाली है। द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली हमारी यहां पर है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। हमारा जो संविधान है वो केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों में क्या करेगा, संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। यानी दोनों में ही दो सदन है, दोनों में क्या होते हैं, दो सदन होते। की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत दल का शासन है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता और निचले सदन का विघटन होता है। हमने कहा हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या है कि हमारे यहां पर नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति है। नाममात्र यानी केंद्र में तो कौन होगा, राष्ट्रपति, और राज्यों में कौन होगा, राज्यपाल। ये हमारी कैसी है, नाममात्र की कार्यपालिका है। और वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री हो जाएगा, और प्रधानमंत्री और अन्य जो सहयोगी होंगे वो, और राज्यों में मुख्यमंत्री, ये वास्तविक कार्यपालिका के हिस्से। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर उपस्थित है। बहुमत दल का शासन होता है, जिस दल को विधानसभा या लोकसभा में क्या मिलता है, बहुमत, वही शासन करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता होती है। निचले सदन का विघटन होता है, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो। देश में होगा तो लोकसभा का विघटन होगा, और राज्यों में किसका होगा, विधानसभा का। किसका होगा, विधानसभा का विघटन होगा। अगली हमारी जो विशेषता है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोपरिता का संश्लेषण। क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोपरिता का क्या है, संश्लेषण। संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद के समान है। हमारी जो संसद की संप्रभुता है वो किसके समान है, ब्रिटिश संसद के समान है। न्यायिक सर्वोपरिता अमेरिकी शासन प्रणाली के समान है। यानी जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो किसके साथ समान है, अमेरिकी शासन प्रणाली के समान है। हमारे देश में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। हमारे देश में कैसी न्यायपालिका है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये उच्चतम न्यायालय देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष स्तर पर है। हमारे देश में हमने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली
के शीर्ष स्तर पर है। इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे, अधीनस्थ न्यायालय एवं निचली अदालतें हैं। उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करने वाला है और संविधान का संरक्षक होता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हमारे यहां पर क्या है? प्रावधान है। न्यायालय की जो एकल प्रणाली है केंद्रीय कानूनों के साथ साथ क्या करेगी? राज्य कानूनों को भी लागू करती है। कौन? न्यायालय की एकल प्रणाली। ठीक है, हमारे यहां पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। हमारे संविधान की अगली विशेषता है मूल अधिकार। कौन सा है? मूल अधिकार। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए, किसको? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में किसको अपनाया? मूल अधिकारों। संविधान के भाग 3 में सभी नागरिकों को, ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और मूल में कितने थे? 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। हमारे संविधान की अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना इसका क्या है? लक्ष्य। किसको बढ़ावा देगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना। प्रकृति में, किसमें? प्रकृति में गैर न्याय संगत है, यानी अगर इनका पालन राज्य नहीं करता है तो वो जस्टिबल नहीं है, यानी कि आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। अर्थात इनके उल्लंघन के मामले में न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती। 3 वर्गों में वर्गीकृत है हमारे डीपीएस में, समाजवादी में, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्गों में वर्गीकृत है डीपीएसपी हमारे? ठीक है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। यानी कुछ प्रावधान डीपीएसपी ऐसे हैं जो समाजवाद को प्रदर्शित करते हैं, कुछ गांधीवाद को दर्शाते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गई, और कुछ है उदार बौद्धिक। ठीक है, उद्देश्य क्या डीपीएसपी का? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। महत्व क्या है इनका? देश की शासन विधि में मौलिक है। इनका देश के शासन विधि में क्या है? मौलिक है। और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या होगा? कर्तव्य। राज्य का क्या होगा? कर्तव्य। मूल कर्तव्य। हमारे संविधान की अगली विशेषता क्या है? मूल कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। और कहां पर जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 क में। कहां पर जोड़ा गया? संविधान के भाग 4 क में केवल एक अनुच्छेद, और वो अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। कौन सा है? 51 क में 11 मूल कर्तव्य हैं। यानी ये कब जोड़े गए? 1976 के अंदर जोड़े गए, और जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या थी 10। कितनी थी? 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितने? 11। वर्तमान में कितने? 11 भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। प्रकृति में ये भी कैसे? गैर न्याय संगत, यानी इनका उल्लंघन करते हैं तो इन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगली विशेषता है हमारी धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी भारत कैसा स्टेट है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
किसके द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान, भारत का संविधान भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्षता की दो अवधारणाएं, एक है पश्चिम के देशों की और एक है भारतीय अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा क्या कहती है? धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण होगा। यानी पश्चिमी देशों में कहते हैं कि धर्म और राज्य दोनों क्या होंगे? अलग अलग। इन धर्म के मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के प्रयास नहीं किए जाएंगे। सभी धर्मों का समान विकास किए जाने का प्रावधान है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, किसमें जोड़ा गया? उद्देशिका में, यानी प्रस्तावना के अंदर। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद है कुछ हमारे यहां पर। एक पहले तो उद्देशिका है, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 से 30 और 44वां, ये अनुच्छेद है जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं और इनका उल्लेख हमारे संविधान में है। अगली विशेषता है प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1988 में। और इसके द्वारा मतदान की आयु कब? 1989 में। कब? 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। यानी प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार, यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का आधार है। क्या है? यानी वयस्क मताधिकार ये किसका आधार है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का आधार है ये। ठीक है, चलिए आगे। एकल नागरिकता। भारत के अंदर एकल नागरिकता को अपनाया गया, यानी कहा गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और राज्य का होगा निवासी। राज्य का क्या होगा? निवासी। लेकिन कई देश ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, वहां पर दोहरी नागरिकता है। वहां पर एक अमेरिका के भी नागरिक होंगे और जिस राज्य में वो रहते हैं उसके भी क्या होंगे? नागरिक। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में यूएसए के विपरीत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है और राज्यों के निवासी है। क्या होंगे? राज्यों के निवासी। देखो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से जोड़े थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रावधान कहां से लिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, और आपातकालीन प्रावधानों के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये हमने कहां से लिए? जर्मनी के वाइमर संविधान से। इन प्रावधानों के पीछे तर्क संगतता, यानी क्या बात कही गई कि ये आपातकालीन प्रावधान क्यों जोड़े हमने? कहा कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के लिए ही हमने आपातकालीन प्रावधान हमारे देश के संविधान में जोड़े हैं। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहां पर लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल। इनका उल्लेख, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल उसका संबंध अनुच्छेद 360 से है। यह हमारे संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। आपातकाल के दौरान संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हमारे देश में आपातकाल लागू होता है तो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो अपने आप ही बिना किसी अनुच्छेद में कोई संशोधन किए एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? एकात्मक ढांचे में बदलता है। यह हमारे संविधान को सारे संविधानों से अलग बनाता है। त्रिस्तरीय सरकार,
भारत में कितनी सरकार है, कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकारें, ये 3 स्तर की सरकारें हैं। जो तीसरे स्तर की सरकार है उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों को वैधानिक मान्यता दी गई। इसको मान्यता दी गई, पंचायतों को वैधानिक मान्यता दी गई, ठीक है। और इसे भाग 9 के अंदर जोड़ा, अनुसूची 11 जोड़ी इसके द्वारा। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11 अनुसूची। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ये पारित कब होता है? 1993 में। कब? 1993 में, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है? 243। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। भाग 9 क में और अनुसूची 12 इसके द्वारा जोड़ी गई है। भाग 9 क में और 9 में ही क्या है? सहकारिता भी है ना, आगे पढ़ेंगे। सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की गई। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की गई? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार है साहब। कहा कि सहकारी समिति बना सकते हैं आप, ये व्यक्तियों का क्या है? मूल अधिकार है। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 में। किसमें है? अनुच्छेद 19 में। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक नया जोड़ा गया। और वो कौन सा है? 43 क। कौन सा है? 43 क। कौन सा है? 43 क। सहकारी समितियां नामक एक नया भाग 9 ख भी जोड़ा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 243 यह जैसे लेकर 243 यह न तक। इनको अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है कि कौन से आते हैं, जेड जी तक आते हैं, किस तक आते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आज का हमारी एक कक्षा समाप्त होती है। हमने पढ़ी भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इस विशेष आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो जुड़े रहिए अगले अध्याय के लिए, जिसमें हम संविधान का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। और उसके बारे में भारतीय संघ के बारे में विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं कि भारत कैसे यूनियन बनता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, भारत के राज्यों को क्या शक्तियां हैं, नए राज्यों को हम कैसे हमारे देश में मिला सकते हैं, हमारे राज्यों का हम किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, राज्यों के नाम का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, और क्या इनको संविधान संशोधन माना गया है। ये सब चीजें जानने के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम संविधान के भाग 1 की चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।